नमस्कार, सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवरत्न पाराशर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम हादसे का शिकार हो गए हैं। कवर्धा से रायपुर लौटने के दौरान बेजेवरा के पास उनकी कार पिकअप से टकरा गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। घायल नेताम को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया गया। उन्हें इलाज के लिए रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीटी स्कैन और एक्सरे में सिर और कलाई में चोट का पता चला है। माइनर फ्रैक्चर की जानकारी मिली है। उन्हें 72 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा। मंत्री रामविचार नेताम के ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें भी आईसीयू में रखा गया है। हादसे की खबर लगते ही मंत्री और नेता रामकृष्ण अस्पताल पहुंच रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी नेताम से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। फॉलो गाड़ी में बहुत स्पीड रही थी ना। श्री रामविचार नेताम जी चोटिल हो गए हैं और अभी रामकृष्ण केयर में एडमिट हैं। अभी हम लोग उनको देखे हैं, उनसे बात भी हुई है, वो बात भी कर रहे हैं और उनके बाएं हाथ में चोट आई है और माथे पर चोट है और डॉक्टरों से बात भी हुई है। कोई चिंता की बात नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ जो एक और व्यक्ति थे उनको थोड़ा ज़्यादा चोट आई है और यहाँ पर इलाज सबका अच्छा से चल रहा है। मंत्री महोदय को और उनके साथ मिस्टर धनंजय जी को, दोनों को चोट लगी है। मंत्री महोदय को सिर में चोट आया है और सीटी स्कैन में किसी प्रकार का अंदरूनी चोट अभी वर्तमान में नहीं दिख रहा है। छाती में दर्द वगैरह है, उसका भी हमने सीटी स्कैन कराया है, स्टेबल है वो। और उनके हाथ में भी चोट है, स्टेबल है वो अभी, और अभी किसी प्रकार की सर्जरी नहीं करने की आवश्यकता है और अभी आईसीयू में रखेंगे। पीछे बैठे होने के कारण उनको जर्क लगा और पीछे की सामने की सीट से टकराए हैं, तो ब्रेन के जो मूवमेंट्स होते हैं ना हेड इंजरी में, उसके कारण बेहोश होते हैं। इसके कारण कुछ देर के लिए बेहोश होते हैं। वो अपनी जगह में है, लोअर एंड रेडियस में फ्रैक्चर है। अभी कच्चा प्लास्टर लगा है, वो प्लास्टर से ही ठीक हो जाएगा, उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मंत्री जी की बात हो रही है। और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शनिवार को की जाएगी। मतगणना के बाद चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। काउंटिंग से पहले सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में करीब 200 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ABC 24 संवाददाता स्टार जैन ने स्ट्रांग रूम में मौजूद सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। स्ट्रांग रूम के बाहर यहाँ पर खड़ा हूँ, चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि किन किन सामग्रियों को ले जाना है अलाउ है और किन को नहीं है। बाकायदा इनकी एक लिस्ट यहाँ पे टांगी गई है कि उसमें साफ लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे जो मतगणना एजेंट्स हैं या कर्मचारी हैं, उन्हें क्या सामग्री ले जाने की इजाज़त है और क्या नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा ट्रिपल लेयर में है, ये पहली लेयर आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग है उस पर भी एक सुरक्षा, देखिए एक सुरक्षा जवान वहां से उतर रहा है। और इसी तरीके से सुरक्षा जो स्ट्रांग रूम के बाहर है जहां पर ईवीएम रखी गई है, और कुल लगभग 200 की संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कंटिन्यू 24 घंटे कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग मॉनिटरिंग का पैनल भी बनाया गया है, जो अलग अलग कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और इसके साथ ही 14 टेबल लगाए गए हैं। 19 राउंड में ये काउंटिंग होगी। बिना इजाजत के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जिसको ऑथराइज किया गया है, जिसके पास जो एजेंट्स हैं, जिनके पास प्राधिकार पत्र बनाए गए हैं, उनके अलावा किसी को भी स्ट्रांग रूम में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य कल होगा। यहाँ पर कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि देश में कुछ ही लोगों ने को अमीर बनाने की मोनोपोली चल रही है। पीएम मोदी की मिलीभगत से आम जनता को लूटा जा रहा है। बीजेपी जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए सरकार चलाती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने 4 रुपये में मिलने वाली बिजली को 7 से 8 रुपये में खरीदा। बिजली की कीमत 10 साल में 5 से 7 गुना बढ़ी है।
जिसके दोषी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह हैं। जब अमेरिका में कार्रवाई हो सकती है तो देश में क्यों नहीं हो सकती? राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में मोनोपाली चल रही है। मोनोपाली जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियों से भारत में पैसा आया गया और उन्हीं कंपनियों से अडानी जी के शेयर का मार्केट बढ़ाया गया, खरीद के जनता को लूटने का एक कुचक्र रचा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी मिलीभगत थी, नरेंद्र मोदी जी की भी मिलीभगत थी। अडानी और मोदी सरकार का एक चोली दामन का रिश्ता हम बहुत सालों से देख रहे हैं। उन्हीं के हवाई जहाज में उड़ते थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। और मध्य प्रदेश में पार्टी के विस्तार के लिए कांग्रेस अब मोहल्ला समितियां बनाएगी। समिति के एक एक कार्यकर्ता को 35 से 40 घरों की जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी की प्राथमिक इकाइयां वार्ड, पंचायत और बूथ कमेटियां होंगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह निर्णय पार्टी की मजबूत और आगामी कार्यक्रमों को तय करने के लिए बनाया गया है। हमारे कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रमों को जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों के साथ हो रहे अन्याय और किसानों के से वादाखिलाफी, कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की स्थिति को कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचाएंगे। कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने तंज भी कस लिया है। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि कांग्रेस अब इंडियन मोहल्ला कांग्रेस बनकर रह गई है। मोहल्ला कमेटियों का बोला गया है ताकि मोहल्ले में हर मोहल्ले तक अपनी पैठ हम बढ़ा सकें। बूथ स्तर पर भी हम मजबूती के लिए काम करें। साथ में फर्स्ट टाइम जो वोटर है, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उन पर भी विशेष हमारा ध्यान रहे। इन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इस पर भी हम काम करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, बशर्ते मजबूत संगठन खड़ा करके गांव स्तर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त कदम हो। देखिए, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी अब वो मोहल्ला कांग्रेस बनकर रह गई है। अब वो मोहल्ले क्योंकि उनसे कार्यकर्ता तो नदारद हो गए, पार्टी से नेता हैं नहीं, बैठकों में नेता पहुंच नहीं रहे, इसलिए ये लोग मोहल्ले में जाएंगे और इंडियन मोहल्ला कांग्रेस बनकर ये रह गए हैं। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के एक बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। दरअसल नवा रायपुर में 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीनियर आईएएस को ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, इससे नीड बेस्ड करप्शन को जगह नहीं मिलेगी। इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसते हुए कहा कि ओपी चौधरी ने स्वीकार किया कि वो आईएएस रहते तो करप्शन करते थे। डहरिया ने कहा कि वित्त मंत्री को राज्य के कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए और उनके वेतन विसंगति को दूर करना चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स के पास हमारे देश में बहुत ज़्यादा पावर है। आप ब्यूरोक्रेट्स दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसा नहीं रहता जैसे हमारे यहाँ। इतना ज़्यादा जिसके पास पावर हो उसे लाइफ में कम से कम नीड बेस्ड नहीं हो, ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे ओर देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उससे मुझे लगता है कि सिस्टम में सुधार आएगा। चौधरी जी ने स्वीकार कर लिया है कि आईएएस होते हुए करप्शन का काम किया करते थे। जो काम उनके हाथ में नहीं है वो उसको कह रहे हैं कि उसको आईएएस का वेतन बढ़ना चाहिए। वेतन विसंगति यहाँ के हमारे कर्मचारियों का है। छत्तीसगढ़ के इतने कई लाख कर्मचारी हैं, उनकी जो वेतन विसंगति है उनको दूर करना चाहिए। हम इस वित्त मंत्री से हम निवेदन करते हैं तो करप्शन फ्री राज्य बनाने के लिए प्रदेश के कर्मचारियों को उनके जो मौलिक अधिकार है उसे वंचित नहीं करने के लिए कदम उठाए। के वेतन बढ़ाने का की जो प्रक्रिया है वो समय समय पर एक एक्सरसाइज होती है सरकार में, सभी पदों के लिए, सभी सेवाओं के लिए। उसी तरह से जब इसकी बारी आएगी इसकी भी वो बात जो उचित होगा करेंगे। और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी DAVV में लगातार बढ़ रही अनियमितताओं को लेकर NSUI ने प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ताओं ने DAVV के खिलाफ नारे लगाए और कुलगुरु को परेशानियां बताईं और प्रॉब्लम दूर न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं समस्याएं सुनने के बाद कुलगुरु ने जल्द से जल्द परेशानियां दूर करने की बात कही है। इंदौर में NSUI के कार्यकर्ताओं ने DAVV में एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त NSUI के कई कार्यकर्ता जो है वो DAVV के RNT पार्क प्रांगण में मौजूद है। चैनल गेट के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, कुलपति के विरोधी नारे लगा रहे हैं और साथ ही में न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन सभी लोगों का यही आरोप है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी पे कि ये लोग छात्रों के
भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस वक्त एनएसयूआई के कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है। विकास जी, क्या कहना है, आज यहाँ पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या मांगों के साथ आज आप लोगों ने मोर्चा खोला है? देखिए, लगातार विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा कॉलेज मालिकों से साठगांठ कर लिए जाते हैं। 2-2 साल बिना संबंधता के कॉलेजेस चल रहे हैं, छात्रों की परीक्षाएं कराई जा रही है और कॉलेजों को संबंधता ही नहीं है विश्वविद्यालय से। मतलब कहीं ना कहीं पैसों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी कॉलेजों को परेशान करते हैं। कॉलेजों के बिना टीचरों के कॉलेजेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं और इसके आज सारे सबूत लेके हम कुलपति नए जो आए हैं उनको देने आए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहे हैं, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है, ना अगर वो अपनी बात को लेकर भी आते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब इसी विषय को लेकर आज हम लोग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कुलपति सर को उन सब चीज़ों से अवगत करवाने आए हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। नए कुलपति आए हैं यहाँ पर राकेश सिंह, उन्हें ये दिया जाने वाला है और ऐसे में उनसे मांग की जाने वाली है कि जो भी यहाँ पर काले धंधे चल रहे हैं या फिर साठगांठ जिस भी तरह से फैकल्टीज़ की चल रही है या फैकल्टीज़ की जो भी अनियमितताएं हैं, साथ ही में कॉलेज में जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो सभी को पूरा करें और जो छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो ना हो, उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उचित चीज़ें और उचित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डीएवीवी यूनिवर्सिटी की है वो फुलफिल हो। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और खबर बिलासपुर से है, जहां राज्य स्रोत निरीक्षक जन संस्थान रायपुर के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस TP साहू और जस्टिस संजय जायसवाल की युगल पीठ में हुई। दरअसल रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि तत्कालीन रमन सरकार में राज्य के 60 IAS अफसरों ने फर्जी संस्थान SRC के नाम पर 630 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 5 साल पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि ऐसी कोई संस्था राज्य में नहीं है और सिर्फ पेपरों में संस्था का गठन किया गया। राज्य को संस्था के माध्यम से 1000 करोड़ का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। हाईकोर्ट ने मामले में तत्कालीन स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला समेत 12 अफसरों के खिलाफ CBI को FIR दर्ज करने के आदेश दिए। और जबलपुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर और लखपति बनाने की योजना में धोखाधड़ी करने वाले जिला पंचायत के ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजना प्रबंधक अखिल शुक्ला को कलेक्टर ने सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया। इसी के साथ 29 नवंबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, जांच टीम और दोषी परियोजना प्रबंधक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। बता दें कि कुंडम ब्लॉक के तिलसानी गांव में सरस्वती स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोदो कुट्टी से कुकीज़ बनाने के लिए 5 मशीनें दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मशीनें बंद हो गई। इसकी शिकायत महिलाओं ने कलेक्टर और जिला पंचायत कार्यालय में की। कलेक्टर ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। जांच में पता चला कि सिर्फ 22,000 की मशीन को 2 लाख रुपए से ज़्यादा के भुगतान पर दिया गया। परियोजना प्रबंधक ने सप्लायर बैनी प्रसाद धर्मचंद नामक फर्म से मशीनों को खरीदा था। और जबलपुर नगर निगम ने 118 दुकानदारों को नोटिस जारी कर 3 दिनों में बकाया राशि भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और राशि जमा न करने पर दुकानें खाली करने के लिए तैयार रहने को कहा। इसी के साथ निगम के अधिकारियों के अनुसार दुकानदारों ने आवंटित दुकानों के आगे पीछे अतिक्रमण करने के साथ छत पर भी निर्माण कर रखा है, जिन्हें राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर गाइडलाइन के तहत दुकानदारों से राशि जमकर नियमित करना है। तो 1 साल हो गया, व्यापारियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए शासन से आज तक कोई पत्र भी नहीं आया, उनको कोई राहत भी नहीं दी गई। इसलिए मूल जो पूर्व का पत्र है उसी के आधार पर इनको फिर से नोटिस दिया गया है। जितनी राशि उनके द्वारा जमा कर दी गई है उसको घटा के, और ये राशि यदि 3 दिन में जमा नहीं की जाती है तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। और ग्वालियर में विवेकानंद नीडम के पास बन रहा एक ओवरब्रिज 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। दरअसल नाना चंद्र वंदनी से सीधे कलेक्ट्रेट होकर झांसी रोड हाईवे से जोड़ने वाले रास्ते में रेलवे ट्रैक पड़ता है। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए 24 करोड़ में 2017 में ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक निर्माण एजेंसी ओवरब्रिज नहीं बना पाई। जिसे लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं।
मामले को लेकर बीजेपी सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने भी नाराजगी जाहिर की है और निर्माण एजेंसी को दिसंबर महीने तक ओवरब्रिज को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। मजबूरी में करना पड़ रहा था। तो कोई उपकरण नहीं दिया आपको कि टोपा या कुछ बांध के काम करने के लिए ठेकेदार ने? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। इस ओवरब्रिज का जो निरीक्षण किया है, प्रसन्नता इस बात की है कि 90% काम लगभग हो चुका है और 10% जो बचा है, जैसा विभाग के द्वारा बताया गया है कि दिसंबर में इसको पूरा कर लिया जाएगा और जैसे नई वर्ष शुरू होगी उसमें इसका लोकार्पण करेंगे और ये शहर की आम जनता को ये सुपुर्द करेंगे। और ग्वालियर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 3 साल से चला आ रहा जीवन का विवाद हनुमान जी की दर पर महज कुछ घंटों में निपट गया। दरअसल ग्वालियर देहात इलाके के सकतपुरा में रहने वाले फौजी रविंद्र बरेठा की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगी है। सकतपुरा गांव में उनका एक प्लॉट है जिस पर 3 साल से भूरा और पुलंदर सिंह का कब्जा था। रविंद्र और उसके भाई बलवीर का एक प्लॉट था जिसमें से रविंद्र के भाई ने अपने हिस्से का प्लॉट को पुलंदर और भूरा परिहार को 70,000 रुपये में बेच दिया था। बाटांकन न होने की वजह से भूरा और पुलंदर ने पूरे प्लॉट पर कब्जा कर लिया। कई बार शिकायत के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तो रविंद्र छुट्टी लेकर घर आया और थाना हस्तिनापुर में एसडीओपी से मुलाकात कर उन्हें पूरी बात बताई। पुलिस के दखल के बाद रविंद्र, बलवीर, भूरा और पुलंदर समझौते वाले हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां कुछ घंटों की बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। शिकायत मिली तो हमारे थाना हस्तिनापुर में समझौते वाले हनुमान जी मंदिर पे गांव वाले और दोनों पक्ष इकट्ठे हुए, न्याय की बात हुई, दोनों पक्ष खुशीपूर्वक राजी हुए। तो एक है जो जमीन को लेकर बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, कई बार गोलियां चल जाती हैं, लाठी चल जाती हैं, तो थाना हस्तिनापुर में मंदिर के समक्ष एक अच्छा समझौता हुआ ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो। और ग्वालियर में बढ़ती जनसंख्या के बोझ को कम करने के लिए 1992 में प्रदेश सरकार ने न्यू साडा सिटी का खाका खींचा था। सैकड़ों घर बनाए और कई संस्थानों को कौड़ियों के दाम पर जमीन दी गई, लेकिन साडा के अफसर 600 करोड़ खर्च करने के बाद न्यू साडा सिटी में अब तक बसाहट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब न्यू साडा सिटी में बसाहट और दूसरे संस्थानों को लाने के लिए फिर से बैठक की गई। अब 100 से ज़्यादा संस्थानों को चिन्हित कर फिर से नोटिस दिया जा रहा है। जो ज़मीन लेकर भूल गए हैं, नोटिस में कहा जा रहा है कि ज़मीन पर प्रोजेक्ट लगाओ या फिर ज़मीन वापस करो। साथ ही नए लोगों को बुलाया जा रहा है। इन्वेस्टर को भी हम बुला रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे उद्योग निर्मित हों। वेस्टर्न बाईपास की भी सौगात केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने दी है, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने दी है। उस वेस्टर्न बाईपास से भी हमारा साडा का विकास लोगों को दिखेगा। इन्वेस्टर्स थे, उनको हमने बुलाया और वो लोग दिल्ली एनसीआर वगैरह के थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, एक अवसर दिया है, और अगर वो अपना जो भी इंस्टीट्यूशन है वो स्थापित नहीं करते हैं तो हम लोग प्लॉट कैंसिलेशन के लिए उनको नोटिस भी देने जा रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पदस्थ कलेक्टर अतर आमिर खान नवा रायपुर में आयोजित गुड गवर्नेंस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने श्रीनगर में म्यूनिसिपल कमिश्नर रहते हुए किए गए कामों को बताया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के हालत पहले से बेहतर है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। वर्ष 2016 में यूपीएससी के टॉप 2 रैंक में एक ऐसे शख्स का नाम आया जिसके बाद जो है लगा कि और भी ऐसे शख्स का नाम आना चाहिए, और वो शख्स भी इस वक्त हमारे साथ है। आप देखिए, अतर आमिर खान जी है। लाल चौक जो बहुत फेमस है, जिसको देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है कश्मीर का, उस जगह को आपने कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट की? आज जैसे अभी मैं कुलगाम में हूँ, तो कुलगाम ज़िले में भी इस समय जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें पब्लिक जो हमारे सोशल सिक्योरिटी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इनकी सैचुरेशन, वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ के हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़ को अपग्रेड करने की, तो उस बारे में मेरी प्रेजेंटेशन थी कुलगाम के बारे में। हालांकि आपके आने के बाद, आपके सिलेक्शन होने के बाद जो बहुत उम्मीदें लोगों को हुई है। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है एक तो हालात बहुत बदले हैं, बहुत बेहतर हुए हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे यूथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस ज़िले में अभी मैं कलेक्टर हूँ, वहाँ पहले सबसे ज़्यादा ये टेररिज्म अफेक्टेड ज़िला माना जाता है जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब
बहुत ही कोई इनफैक्ट इस साल भी किसी ने भी टेररिज्म ज्वाइन नहीं किया है। 2-3 चीज़ें, एक तो जब भी आप तैयारी करते हैं यूपीएससी या आईएएस एग्ज़ाम के लिए तो इसको फुल फ्लेजेड पूरे मन से करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ और चल रहा है, तो फुल डेडिकेशन के साथ काम करना है, अच्छे से अपना टाइम प्लान करना है, एग्ज़ाम को समझना है। तो आपने सुना अतहर अमीर खान साहब हैं जो कलेक्टर हैं वहाँ पर, और बता रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं को अब आगे आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी जो है बेहद आसान है। वही उन्होंने कहा है कि अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हैं वो भी कम हो रही है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिया, 24 रायपुर। और छतरपुर में बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में 3 बीवी 73 बच्चे पैदा करने देश की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। सभी सिर्फ 2% हिंदू हैं, 90% को जागना बाकी है। अगर हिंदू नहीं जागा तो पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा हाल होगा। साथ ही कहा कि बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगा रहे हैं तो कुछ राजनीतिक दलों को तकलीफ हो रही है। वहीं असीउद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में रहना है तो उन्हें फिर जय फिलिस्तीन नहीं वंदे मातरम कहना होगा। तो बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा लगातार चल रही है और सुनाम धन्य साधु संत इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि अभी अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी एक गदा लेके, बजरंगबली की गदा लेकर इस यात्रा में शामिल हैं। राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं इस यात्रा को लेकर, कह रहे हैं कि एक अमन चैन का माहौल जो है वो बिगाड़ा जा रहा है। नहीं, देखिए पूज्य बागेश्वर सरकार जिस प्रकार से हिंदुओं को जगा रहे हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदू भाई जग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से 3 बीवी 73 बच्चा पैदा करके और डेमोग्राफी चेंज करने की कार्य चल रहा है, राजनीतिक दल को तकलीफ है तो तकलीफ होता रहे, लेकिन संतों का काम है हिंदुओं को जगाना। तो पूज्य बागेश्वर सरकार अगर जगा रहे हैं तो किसी को पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? कांग्रेस के नेता तो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी का हिडन एजेंडा है इन तमाम आंदोलनों की। उस एजेंडे पे तुम क्यों नहीं काम करते? तुम कहते हो चादर फादर की ही बात करोगे, बहुसंख्यक समाज क्या करेगा? खाली बस ऐसे ही। तो अगर बहुसंख्यक समाज की हम बात करते हैं तो फिर ये लोग कह देते हैं कि ये नहीं तो बीजेपी का प्रोपोगंडा है। मैं ओवैसी को सलाह देना चाहता हूं, जो ओवैसी वंदे मातरम की जय नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, लेकिन सदन में जय फिलिस्तीन की नारा लगा सकते हैं, तो उनसे अपेक्षा हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको सलाह देते हैं अगर भारत में रहना है तो तुमको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। तुम हमारे ही मंदिर को तोड़कर क्यों मस्जिद बनाए? तो इसके नाते हर एक मस्जिद को जांच होनी चाहिए, उत्खनन होना चाहिए, सब जगह शिवालय देवालय ही मिलेंगे। ये गदा लेकर इस यात्रा में आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस यात्रा को बागेश्वर सरकार, बागेश्वर प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा को बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पर तीखे तंज भी कस रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 छतरपुर। और बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां संवेदनहीनता की फिर एक तस्वीर सामने आई है। गौवंशों को ऑटो के पीछे बांधकर एक ऑटो चालक ले जा रहा है। मोपका क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, सरकंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां संवेदनहीनता की एक तस्वीर फिर सामने आई है। गौवंशों को ऑटो के पीछे बांधकर एक ऑटो चालक लेके जा रहा है और ये वीडियो मोपका क्षेत्र का बताया जा रहा है, सरकंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ऑटो में पीछे बांधकर गायों को ले जा रहा है और एक गाय अंदर ही बैठा हुआ है। एक गाय बछड़े को अंदर बैठा के ऑटो चालक लेके जा रहा है और वहीं 2 गायों को पीछे बांधा हुआ है। मोपका क्षेत्र का पूरा वीडियो है, सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है पूरा। और गौवंशों के साथ बर्बरता की एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, कैसे ऑटो से बांधकर उसको लेके जाया जा रहा है गौवंश को। ये तस्वीरें विचलित करने वाली। कहाँ ले जा रहे हैं भाई? ऐसे और इसी के साथ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।